नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज चीन ने अमेरिका के टैरिफ अटैक का मुकाबला करने की रणनीति तैयार कर ली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। इन देशों पर भी अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान किया है। चीन ने अमेरिका को बता दिया है कि वो झुकेगा नहीं और आखिरी दम तक लड़ता रहेगा, तो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा चीन। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में बने अस्थायी ढांचे के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस बार बार कर रहे हैं चुनाव टालने की कोशिश। अमेरिका का पिट्ठू होने के लगे आरोप। अमेरिकी टैरिफ का ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्रियों ने जताया विरोध, कहा ट्रेड वॉर से किसी को फायदा नहीं। आर्मेनिया और ईरान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को दिया अंजाम। दोनों देशों के साथ आने से अमेरिका बेचैन। और चलते चलते में देखेंगे महासागरों का रंग, जिसके बारे में एक नए शोध से सवाल उठ रहे हैं कि क्या बदल सकता है फिर से महासागरों का रंग। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और बेटी साइमा वाजेद के खिलाफ एक और गिरफ्तारी वारंट जारी। अमेरिका में दर्दनाक हादसा, न्यूयॉर्क की हडसन नदी में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 6 यात्रियों की मौत। भूकंप के झटकों से एक बार फिर हिली धरती, तिब्बत और पापुआ न्यू गिनी में गुरुवार रात भूकंप के झटकों से लोगों में फैला डर। चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग ने आर्थिक स्थिति पर विशेषज्ञों और उद्यमियों से की चर्चा। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। इसे लेकर अब चीन ने फिर से यूएसए को चेतावनी दे डाली है। चीन ने कहा कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा। चीन के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ पूरी दुनिया के खिलाफ है और नियम आधारित मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को गंभीर रूप से नुकसान होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी मुद्दों को लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा और ये असफल हो जाएगा। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता हे योंगकियान ने बढ़ते व्यापार युद्ध में अमेरिका से आधे रास्ते पर आने का आग्रह किया। साथ ही अगर दोनों देशों में समझौता नहीं हो पाता है तो आखिर तक लड़ने का वादा किया। इधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करेंगे। 14 से 18 अप्रैल तक वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया की यात्रा में अमेरिकी टैरिफ चर्चा का अहम विषय रहेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने वियतनाम पर 46%, मलेशिया पर 24% और कंबोडिया पर 49% का टैरिफ लगाया है। फिलहाल इस पर 90 दिनों की रोक लगाई गई है। इस दौरान 10% का बेस टैरिफ लागू रहेगा। वहीं अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया है। वहीं चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाया है। चीन का कहना है कि अमेरिका की जबरदस्ती के आगे झुकने की बजाय वो आखिर दम तक लड़ना पसंद करेगा। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में सत्ता संभालने वाली इस सरकार ने 90 दिनों में निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन अब यूनुस कह रहे हैं कि चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होंगे। इस देरी से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और अन्य विपक्षी दल नाराज हैं। वो इसे लोकतंत्र के साथ धोखा मानते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यूनुस इस देरी का फायदा अपनी सत्ता मजबूत करने में कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों का हाथ है, जो बांग्लादेश की अस्थिरता को बनाए रखना चाहते हैं। खासकर म्यांमार के रखाइन इलाके में अमेरिका के सैन्य हितों की बात सामने आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक अलग देश बनाना चाहता है। हाल ही में एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी की बांग्लादेश यात्रा और वहां की सेना की म्यांमार सीमा पर तैनाती की खबरों ने इन आशंकाओं को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर यूनुस के पक्ष में अभियान चल रहा है, जिसमें उन्हें बांग्लादेश का रक्षक बताया जा रहा है, लेकिन कई लोग इसे सत्ता में बने रहने की चाल मानते हैं। शेख हसीना के समय अमेरिका बांग्लादेश में चुनावों की आलोचना करता था, लेकिन अब यूनुस की देरी पर वो चुप है। इससे सवाल उठता है कि क्या अमेरिका बांग्लादेश में मजबूत लोकतंत्र नहीं चाहता? जानकारों का कहना है कि ये स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अब देखना है कि क्या बांग्लादेश में जल्द ही जनता की चुनी हुई सरकार बनेगी या ये अंतरिम सरकार पश्चिमी देशों के हितों का हिस्सा बनी रहेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एक बातचीत में कहा कि ट्रेड वॉर से किसी को फायदा नहीं होगा। दोनों नेताओं ने अमेरिका के लगाए गए नए टैरिफ पर चिंता जताई, जो वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर रही है। अमेरिका ने हाल ही में अधिकांश देशों से आयात होने वाले सामानों पर 10% टैरिफ के अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कार पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया है।
इन टैरिफ्स ने दुनिया भर में तनाव बढ़ा दिया है। कई देशों ने इस फैसले की आलोचना की है और अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने माना कि अमेरिका शायद सभी ब्रिटिश सामानों पर 10% टैरिफ ना हटाए, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ब्रिटिश कारों पर लगे 25% टैरिफ को हटाया जाए। ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये टैरिफ ब्रिटिश निर्यात को कमजोर कर सकते हैं और रोजगार व विकास पर बुरा असर डाल सकते हैं। जापान भी इस मामले में सक्रिय है। जापान ने घोषणा की है कि वो अगले हफ्ते अपने मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल रयोसेई अकाजावा को अमेरिका भेजेगा ताकि टैरिफ पर बातचीत की जा सके। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई देश 9 जुलाई तक व्यापार समझौता नहीं करता तो उनके सामानों पर पहले से तय टैरिफ दरें लागू होंगी। ये ट्रेड वॉर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। बढ़ती अनिश्चितता और लागत से कई देशों की चिंता बढ़ गई है और इसे हल करने के लिए बातचीत तेज हो रही है। अब बात ईरान की। ईरान का इस समय अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तनाव के बीच ईरान और आर्मेनिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका से लेकर अजरबैजान तक चिंता दिखाई दे रही है। बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर तनाव भी बना हुआ है। दोनों के बीच इसे लेकर कई बार सैन्य टकराव हो चुका है। तो दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ टकराव चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान पर हमले के संकेत भी लगातार दे रहे हैं। ऐसे में इस सैन्य अभ्यास को सीधे सीधे अमेरिका के लिए चुनौती भी माना जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि इन अभ्यासों का उद्देश्य दोनों देशों की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ईरान अब अमेरिकी और इजराइल के संभावित हमले का जवाब देने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। दूसरी तरफ आर्मेनिया की बात की जाए तो उसका अपने पड़ोसी अजरबैजान और तुर्की के साथ रिश्ता तनावपूर्ण है। इन देशों के साथ लगी आर्मेनिया की सीमाएं 3 दशकों से भी ज्यादा समय से बंद हैं, जिसके चलते ईरान के साथ इसकी पहाड़ी सीमा का आर्थिक महत्व भी बढ़ गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर लगभग 40 साल से टकराव चल रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने पिछले महीने कहा था कि उन्होंने अपने संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौता किया है, लेकिन तब से दोनों देश सीमा पर गोलीबारी के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ईरान और आर्मेनिया के बीच चल रहे इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका, इजराइल ही नहीं, अजरबैजान भी बेचैन हो गया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे महासागरों की। क्या आपको मालूम है कि हमारे नीले महासागरों का रंग पहले हरा हुआ करता था? जापानी वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी में दावा किया कि बहुत पुराने समय में महासागरों का रंग हरा होता था। नेचर मैगजीन में छपे इस रिसर्च के मुताबिक इसकी वजह है समुद्र की केमिस्ट्री और उसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव। करीब 3.8 से 1.8 बिलियन साल पहले, जब धरती पर ऑक्सीजन ना के बराबर थी, समुद्र में ढेर सारा आयरन घुला हुआ था। ये लोहा बारिश और ज्वालामुखियों से पानी में आता था। उस वक्त सिर्फ सिंगल सेल वाले जीव थे जो सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते थे। ये जीव बिना ऑक्सीजन के भी फोटोसिंथेसिस करते थे, जिससे धीरे धीरे ऑक्सीजन बनने लगी। इस ऑक्सीजन ने समुद्र के लोहे को रिएक्ट किया और पानी हरा दिखने लगा। रिसर्चर्स ने बताया कि उस समय नीले हरे शैवाल यानी एल्गी में एक खास पिगमेंट था जो हरे लाइट में अच्छा काम करता था। इसकी वजह से समुद्र की सतह हरी हो गई। बाद में जब ऑक्सीजन बहुत बढ़ गई तब महासागर नीले हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सल्फर ज्यादा होता तो समुद्र बैंगनी भी हो सकते थे। ये स्टडी बताती है कि महासागरों का रंग हमेशा बदलता रहा है और आगे भी बदल सकता है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।